Hello everyone, this is Shivani Singh, student of BPT second year. Today I am going to present about respiratory pharmacology. रेस्पिरेटरी फार्मेकोलॉजी में आज हम एलर्जिक राइनाइटिस, कफ, सीओपीडी मीन्स कंजस्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है और इसमें हम कौन कौन से ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस जो होता है वो नोज़ के म्यूकस मेम्ब्रेन के इन्फ्लामेशन को कहते हैं, जिसकी वजह से स्नीजिंग, नेज़ल कंजेशन, इची नोज़ या आइज़, वाटरी राइनोरिया डेवलप हो जाता है और ये किसी एलर्जन के इनहेलेशन की वजह से होता है, जैसे डस्ट, पॉलन एटसेट्रा। जब फॉरेन मटेरियल मास्ट सेल के साथ इंटरेक्ट करता है तो एलर्जन का एक्सपोजर शो होता है। जो मास्ट सेल होते हैं वो कुछ मीडिएटर रिलीज करते हैं, जैसे कि हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन्स, कीमोटैक्टिक फैक्टर, जो कि ब्रांक्यूलर स्पाज्म को प्रमोट करता है। ओरल एंटीहिस्टामिन और डीकंजेस्टेंट को हम कंबाइन करके एलर्जिक राइनाइटिस का फर्स्ट लाइन थेरेपी या फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट करते हैं, जिसके सिस्टमेटिक इफेक्ट सेडेशन, इंसोम्निया और रेयरली कार्डियक एरिथमिया होता है। इसके लिए हम कुछ एंटीहिस्टामिन ड्रग्स में एंटीहिस्टामिन यूज़ करते हैं, जो कि स्नीजिंग और वाटरी राइनोरिया को के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। H1 हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर में कुछ डाइफेनिहाइड्रामीन, क्लोरोफेनिरामीन, फेक्सोफेनाडीन ये सब आते हैं। ऑक्यूलर और जब भी राइनाइटिस में कंजेशन का सिम्टम या दिखता है तो उस टाइम पे हम एंटीहिस्टामिन को डीकंजेस्टेंट के साथ कंबाइन करके उस केस में हम देते हैं, जिसकी वजह से कंजेशन से हमें रिलीफ मिल जाता है। कभी कभी ये देखा गया है कि जो एंटीहिस्टामिन है वो सेडेशन कॉज करता है जब तक उसका एक्शन शो हो रहा है हमारे बॉडी में। और जो एंटीहिस्टामिन है उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ड्राई आइज़ या माउथ, डिफ़िकल्टी इन यूरिनेट या फिर डेफिकेशन में ये प्रॉब्लम आती है। सेकेंड ड्रग हम यूज़ करते हैं जिसका नाम है अल्फ़ा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। अल्फ़ा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट में फेनिलेफ्रिन आएगा, जिसमें कि जो कि हम डायलेटेड आर्ट्रियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए देते हैं, जिसकी वजह से जो एयरवे रेजिस्टेंस है वो रिड्यूस होता है। जो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है ड्रग का, उसका जो एक्शन और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो लॉन्गर होता है, लेकिन और सिस्टमेटिक इफेक्ट भी उसका ज़्यादा होता है। और जो कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं एंटीहिस्टामिन और डीकंजेस्टेंट का, वो हम फ्रीक्वेंट यूज़ के लिए करते हैं। तीसरा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है उसमें बेक्लोमिथासोन और ट्राइएमसिनोलोन आएगा, जो कि नेज़ल स्प्रे के थ्रू ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और जो क्रॉनिक राइनाइटिस होता है, अगर हम स्टार्टिंग से उसका ट्रीटमेंट करें तो इम्प्रूवमेंट में 1 से 2 वीक लग जाते हैं। फिर है क्रोमोलिन। क्रोमोलिन एक मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर एजेंट होता है, जो कि किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आने से पहले हम एडमिनिस्टर करते हैं। ये इसका जो एक्शन ऑफ ड्यूरेशन होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, इसलिए क्रोमोलिन जो होता है वो डेली डोजिंग के लिए रिक्वायर होता है। नेक्स्ट वन इज एंटीट्यूसिव। एंटीट्यूसिव जो होता है वो हमारे कफ सेंटर को डिप्रेस करता है और डिप्रेस करके ये हमें एलर्जिक राइनाइटिस से रिलीफ देता है। ऑल ओपियोइड नारकोटिक्स एनाल्जेसिक है एंटीट्यूसिव नारकोटिक एनाल्जेसिक। इसके एनाल्जेसिक और एडक्टिव इफेक्ट बहुत मिनिमम होते हैं। Next is codeine. Codeine is a gold standard treatment for cold suppression, which decreases the sensitivity of cold cuff center in the CNS to peripheral stimuli, decreases mucosal secretion, which thicken the sputum and inhibits ciliary activity. Next is dextromethorphan. It is a synthetic derivative of morphine that suppresses the response of central cuff center. It has no analgesic effect, low addictive profile, but it may sometimes cause dysphoria at high doses.
नेक्स्ट है प्रोटीट्यूसिव्स। प्रोट्यूसिव जो होते हैं वो वेट कफ के लिए यूज़ करते हैं दो तरह से, एक स्टीम इनहेलेशन के थ्रू और दूसरा एक्सपेक्टोरेंट्स के थ्रू। स्टीम इनहेलेशन में हम बेंजोइन, मिथेनॉल या इक्यूलिप्टस ऑयल भी डाल के यूज़ कर सकते हैं। एक्सपेक्टोरेंट्स जो होता है उसमें गुआफेंसिन आएगा जो कि हम एलर्जिक राइनाइटिस में यूज़ करते हैं। तीसरा है म्यूकोलिटिक। म्यूकोलिटिक में एम्ब्रोक्सोल आ जाएगा जो कि एक सिस्टेमिक म्यूकोलिटिक है। It have no gastric effect on gastric barrier. It breaks disulfide bond of fiber of sputum. Thank you very much for listening.